सेक्शन ए बायोलॉजी बॉटनी के क्वेश्चन एंड आंसर, साथ में एनसीईआरटी के पेज नंबर। जो पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? तो बाकी तीन तो सही है। इसका आंसर सेकंड होगा, परिपक्व चालनी नलिका तत्वों में एक स्पष्ट केंद्रक और साधारण कोशिका द्रव्य उपांग होते हैं। परिपक्व चालनी नलिका तत्व में केंद्रक नहीं होता है। ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 88 में है। पेज नंबर 88 में यहाँ पास इसमें परिपक्व चालनी तत्व में परिधीय साइटोप्लाज्म बड़ी रसधानी होती है, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता है। ये दिया है यहाँ। पीछे तरफ फोटो भी दिया गया है। ये रहा चालनी नलिका तत्व। अगला क्वेश्चन, एक खेत में घास पात को समाप्त करने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर फोर्थ होगा, 2,4-D डाइकाट खरपतवारों का नाश करता है। ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 249 में है। पेज नंबर 249 में यहाँ पास 2,4-D व्यापक रूप से द्विबीजपत्री खरपतवारों का नाश कर देता है। अगला क्वेश्चन मिलान का है, ठीक है। तो जो क्रिस्टी होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर्वलन होता है, और जो थैलेकॉइड होता है वो लवक की पीठिका में स्ट्रोमा में चपटी झिल्लीनुमा थैलियाँ हैं, और जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो गुणसूत्र में प्राथमिक संकीर्णन होता है, और जो सिस्टर्नी होती है वो गोल्जी बॉडी में डिस्क नुमा संरचना होती है, आकार डिस्क आकार की थैलियाँ। इसका आंसर फोर्थ होगा। ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 135 में है। पेज नंबर 135 में यहाँ अंतर्वलन क्रिस्टी, ये रही क्रिस्टी संरचना माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर आगे आपका यहाँ ये थैलेकॉइड के बारे में बताया गया है क्लोरोप्लास्ट की फोटो में, और आगे जो है आपका ये रहा गुणसूत्र बिंदु, और यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। और ये पीछे तरफ यहाँ ये रहा गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी, कुंड को सिस्टर्नी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पादपों में द्वितीयक उपापचयज नहीं है। कौन द्वितीयक उपापचयज नहीं है? तो इसका आंसर थर्ड होगा, एमिनो अम्ल और ग्लूकोज, ठीक है। बाकी तो हैं। ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 146 में है। पेज नंबर 146 में यहाँ द्वितीयक उपापचयज की जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियों ने अपनी उत्तरजीविता के लिए कौन सी विधि का विकास किया होगा? तो इसका आंसर सेकंड, संसाधन विभाजन होगा। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 258 में। पेज नंबर 258 में यहाँ पास संसाधन विभाजन और ये पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पीछे तरफ भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के प्रत्युत्तर में पादप विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं या विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न अवस्थाओं का अनुसरण करते हैं। इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। ये इसका आंसर फोर्थ होगा। ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 246 में है। पेज नंबर 246 में यहाँ प्लास्टिसिटी के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, किस शैवाल में संचयी खाद्य के रूप में मैनिटॉल होता है? तो ये भूरे शैवालों में होता है। इसका उदाहरण एक्टोकार्पस होता है। आंसर सेकंड होगा। 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 33 में है। पेज नंबर 33 में यहाँ फियोफाइसी भूरे शैवाल, और यहाँ भोजन मैनिटॉल लेमिनेरिन, और ये रहे इसके उदाहरण एक्टोकार्पस। कुछ वंश जैसे सेलेजिनेला साल्विनिया 2 प्रकार के बीजाणु उत्पादित करते हैं। ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर फर्स्ट होगा, विषम बीजाणु कहते हैं। ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 38 में है। पेज नंबर 38 और यहाँ सेलेजिनेला साल्विनिया विषम बीजाणु बताया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? तो बाकी तीन तो सही हैं। इसका आंसर थर्ड होगा, समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणतः सीधा होता है। ये गलत है, क्योंकि समुद्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 274 में है। पेज नंबर 274 में यहाँ समुद्र में जैव मात्रा भार के पिरामिड प्रायः उल्टे होते हैं, ये जानकारी दी है। अगला क्वेश्चन, परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक में कौन सा होता है? तो इसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियस होता है। इसका आंसर सेकंड होगा, और ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 28 में है। पेज नंबर 28 में यहाँ पास भ्रूणकोश में 7 सेल 8 न्यूक्लियस, यहाँ जानकारी दी है।
अगला क्वेश्चन मिलान करने का है, तो इसका आंसर थर्ड होगा। जो जीव द्रव्य संलयन है प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, ये इससे पोमेटो बनाया गया है। और पादप उत्तक संवर्धन, ये पूर्ण सशक्तता टोटीपोटेंसी ये गुण कहलाता है। और मेरिस्टेम संवर्धन से विषाणु मुक्त पादप बनते हैं। और सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपोगेशन को से जो प्लांट बनते हैं उनको सोमा क्लोन कहते हैं। ठीक है, ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 194 में है। पेज नंबर 194 में यहाँ उत्तक संवर्धन में, ठीक है, ये पूर्ण सशक्तता टोटीपोटेंसी यहाँ बताया गया है। और यहाँ माइक्रो प्रोपोगेशन सूक्ष्म प्रवर्धन सोमा क्लोन, और यहाँ विभज्योतक मेरिस्टेम विषाणु से अप्रभावित रहता है, ये जानकारी दी गई है। और आप जब यहाँ कायिक संकरण और यहाँ पोमेटो के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र की दो बराबर भुजाओं के मध्य में होता है तो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर सेकंड मेटासेंट्रिक होगा। ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 139 में है। पेज नंबर 139 और यहाँ मेटासेंट्रिक और ये फोटो भी दी गई है। अगला क्वेश्चन, सारघम में CO2 स्थिरीकरण से पहला स्थायी उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर थर्ड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होगा, क्योंकि सारघम मोनोकाट प्लांट है। ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 219 में है। पेज नंबर 219 में यहाँ C4 पथ दिया गया है। और C4 अम्ल को ही ऑक्जेलोएसिटिक एसिड कहते हैं। और ये C4 साइकिल जो होती है ये मोनोकाट प्लांट में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं में किसके द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जा सकता है? तो इसका आंसर फोर्थ होगा, गामा किरणें हैं। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 172 में। 172 में ये कैंसर के कारण यहाँ जानकारी दी गई है, क्योंकि उत्परिवर्तन से कैंसर भी होता है। और यहाँ आपको एक्स किरण और गामा किरण जैसे आयनकारी विकिरण, ये पूरी जानकारी यहाँ दी गई है। अगला क्वेश्चन, रोग को ठीक करने के लिए जीन प्रवर्धन करते हुए एक जीन को लक्ष्य किया जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। इसका आंसर थर्ड होगा, जीन चिकित्सा। और ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 231 में है। पेज नंबर 231 में जीन चिकित्सा यहाँ और इस तरफ यहाँ दिया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश कालिता के दौरान पादपों में प्रकाश के अवगमन का स्थान कौन सा है? इसका आंसर फर्स्ट पत्ती होगा। ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 252 में। पेज नंबर 252 में यहाँ ये जानकारी दी गई है। और यहाँ से ये दीप्ति कालिता को ही प्रकाश कालिता कहते हैं। यहाँ प्रकाश अंधकार काल का अनुभव पत्तियाँ करती हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा पादप उभयलिंगाश्री है? तो इसका आंसर थर्ड कारा होगा। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 12 में है। पेज नंबर 12 में ये रहा कारा पादप, ठीक है, जो उभयलिंगाश्री होता है। पुनधानी को ग्लोब्यूल कहते हैं और अन्नधानी को नोक्यूल कहते हैं। ये रहा उभयलिंगाश्री कारा पादप। अगला क्वेश्चन, कौन सा कारक एक समष्टि फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है? इसका आंसर फर्स्ट आनुवांशिक विचलन जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 150 में है। पेज नंबर 150 में यहाँ आनुवांशिक अपवाह जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, यहाँ दिया गया है। और फाउंडर प्रभाव जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट से ही संबंधित है। और आप यहाँ हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पढ़ सकते हैं। फाउंडर प्रभाव जेनेटिक ड्रिफ्ट से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन, द्विसंघी पुंकेसर किस में पाए जाते हैं? डाइएडल्फस कंडीशन। आंसर फोर्थ मटर में होगा। 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 75 में। पेज नंबर 75 में यहाँ द्विसंघी डाइएडल्फस कंडीशन मटर में। अगला क्वेश्चन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के चरणों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका आंसर सेकंड होगा, डीनेचुरेशन एनिलिंग एक्सटेंशन। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 222। पेज नंबर 222 में यहाँ डीनेचुरेशन एनिलिंग एक्सटेंशन, ठीक है, इंग्लिश में लिखा जाएगा। और यहाँ पास PCR। पेज नंबर 169 में यहाँ से मियोसिस डिवीजन सेकंड शुरू है। और आपको अगले पेज में यहाँ पास जाना पड़ेगा। ये रहा पश्चावस्था सेकंड में। पश्चावस्था सेकंड में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं, यहाँ जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, कौन एक PCR का एक अनुप्रयोग नहीं है? ठीक है, बाकी तीन तो है। इसका आंसर फोर्थ होगा, पृथक किए गए प्रोटीन का शुद्धिकरण ये PCR नहीं करता है।
ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 221 में है। पेज नंबर 221 में यहाँ पीसीआर का उपयोग, पीसीआर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आप अगले पेज में जाइए, यहाँ पूरा पीसीआर के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, मूल सिद्धांत सेंट्रल डोग्मा का पूर्ण प्रवाह बताना है। तो डीएनए से डीएनए का बनना रिप्लिकेशन कहलाता है, और डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर 4th होगा, और ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 109 में है। पेज नंबर 109 में यहाँ पास ये मूल सिद्धांत सेंट्रल डोग्मा बताया गया है, और ये यहाँ से शुरू है। अगला क्वेश्चन, जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मज का निर्माण एवं F1 और F2 पादपों को निम्न में से किस चित्र द्वारा समझा जा सकता है। तो इसका आंसर 4th पनेट वर्ग होगा। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 81 में। पेज नंबर 81 में यहाँ पनेट वर्ग के बारे में बताया गया है। ये जो सब हैं ये पनेट वर्ग ही हैं। ठीक है, पनेट वर्ग ही हैं ये सब, ये भी पनेट वर्ग है। अगला क्वेश्चन मिलान करने का है। ठीक है, तो सक्रिय कोशिका विभाजन की क्षमता वाली कोशिकाएं विभजोत्तक कोशिका होंगी। ठीक है, और एक उत्तक जिसमें सभी कोशिकाएं संरचना और कार्य की दृष्टि से समान है उनको सरल उत्तक कहते हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं वाला उत्तक जटिल उत्तक कहलाता है। उसका उदाहरण संवहन उत्तक होता है। और अत्यधिक मोटी भित्ति एवं सक्रिय गुहिका वाली मृत कोशिकाएं स्क्लेरिड। इसका आंसर 2nd होगा। ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 85 में है। पेज नंबर 85 में यहाँ स्थायी उत्तक, सरल उत्तक और जटिल उत्तक बताया गया है। इधर मेरिस्टेम उत्तक, सक्रिय कोशिका, और अगले पेज में यहाँ स्क्लेरिड के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, पुनर्योगज रिकॉम्बिनेट डीएनए प्रौद्योगिकी के लिए शुद्धिकरण प्रक्रिया में शीतल इथेनॉल को मिलाने से यह किसे अवक्षेपित करता है। तो ये डीएनए को करता है। ठीक है, आंसर 3rd होगा। 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 221 में है। पेज नंबर 221 में यहाँ पास है चिल्ड इथेनॉल मिलाने से डीएनए अवक्षेपित हो जाता है, दिया गया है। अगला क्वेश्चन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे पोषकों की मृदा में मात्रा किसी दिए गए समय में कैसे संदर्भित की जाती है। तो इसका आंसर 4th होगा, स्थायी अवस्था, स्टैंडिंग स्टेट। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर एनसीईआरटी में आसानी से मिल जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो तभी सॉल्व होते हैं जब आप चैप्टर को बार बार समझकर पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनका आंसर किसी दूसरे चैप्टर से जुड़ा है, इसलिए पूरी 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक अच्छे से बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। आप जितनी बार एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे उतने ज़्यादा समय तक चीज़ें आपको याद रहेंगी। जैसे ये क्वेश्चन जो है ये 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी दोनों को मिलाकर पूछा गया है। ठीक है, तो 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 196 में यहाँ बृहत पोषक तत्व और यहाँ सूक्ष्म पोषक तत्व ये जानकारी दी गई है, और इसको 12th की एनसीईआरटी इकोलॉजी वाले भाग से जोड़कर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, एक पादप के पराग कोश से पराग कणों के एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होता है, जिसमें परागण के दौरान वर्तिकाग्र पर अनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकण लाए जाते हैं। तो इसका आंसर 2nd पर निषेचन पर परागण होगा, जिसे जीनोगेमी कहते हैं। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 30 में। पेज नंबर 30 में यहाँ पास पर निषेचन पर परागण, ठीक है, और जीनोगेमी यही है। अगला क्वेश्चन, अंतरजातीय परजीविता एमेंसिलिज्म को निरूपित किया जाता है। तो इसका आंसर 2nd -0 होगा। 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 255 में है। पेज नंबर 255 में यहाँ एमेंसिलिज्म। अगला क्वेश्चन मिलान करने का है। तो जो समंजन होता है, समंजन जल अणुओं के बीच पारस्परिक आकर्षण है। जो आसंजन होता है वो ध्रुवीय पृष्ठों की ओर आकर्षण है, और जो पृष्ठ तनाव है सरफेस टेंशन वो द्रव अवस्था में अपेक्षाकृत अधिक आकर्षण है, और जो बिंदु स्त्राव गटेशन होता है वो द्रव अवस्था में जल की हानि। इसका आंसर 2nd होगा। 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 187 है। 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 187 में है। पेज नंबर 187 में यहाँ बिंदु स्त्राव गटेशन के बारे में बताया गया है, और आगे इधर ससंजन, आसंजन और पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन, GPP-R बराबर NPP में R किसे निरूपित करता है। R श्वसन हानि को निरूपित करता है, रिस्पायरेशन। ठीक है, 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 267 में।
पेज नंबर 267 में यहाँ पास GPP माइनस R बराबर NPP ये श्वसन द्वारा उपयोग की जाती है, ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इथीलियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए रज्जु को जब यूवी विकिरण के अंतर्गत रखा जाता है तब वो कैसे दिखते हैं? तो इसका आंसर थर्ड, चमकीले नारंगी पट्टियाँ दिखती हैं। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 217 में है। पेज नंबर 217 में इथीलियम ब्रोमाइड और ये चमकीली नारंगी रंग की पट्टियाँ दिखाई पड़ती हैं, दिया गया है। अगला क्वेश्चन मिलान करने का है, ठीक है। तो जो वातरंध होता है लेंटिकिल गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जो कॉर्केम्बियम होता है वो कागजन फिलोजन को बनाता है। जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है ये काग अस्तर फिलोडर्म बनाता है। और जो कार्क होता है कार्क में सुबेरिन का जमाव हो जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर थर्ड होगा 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 96। पेज नंबर 96 में यहाँ कॉर्केम्बियम सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। वातरंध ये रहा। अगला क्वेश्चन, जेमी किस में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर फर्स्ट, कुछ लीवरवर्ट में। 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 में लीवरवर्ट यहाँ पास ये जानकारी जेमा कप दिया गया है। और यहाँ ये रहे फोटो में जेमा कप। अगला क्वेश्चन, कौन से शैवाल कैरागिन का उत्पादन करते हैं? तो इसका आंसर फोर्थ होगा लाल शैवाल रेड एल्गी। 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 32 में है। पेज नंबर 32 में यहाँ पास कैरागिन लाल शैवाल से प्राप्त होता है, दिया गया है। ये मेरी छोटी सी कोशिश नीट एग्ज़ाम तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चले कि मैं सही काम कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आपका।